सभी को नमस्कार। अब तक हम ऊष्मा के बारे में ताप की अवधारणा पढ़ चुके थे। ताप के विभिन्न स्केल्स की बात कर चुके थे। हमने विशिष्ट ऊष्मा के बारे में बात की थी कि किस तरह से क्यों आखिर जल में हम देखते हैं, रेडिएटर या सिकाई करने वाली बोतल में क्यों हमने जल का प्रयोग किया, विशिष्ट ऊष्मा की बात की थी। अब आगे ऊष्मा का ही और आगे बात करते हैं और एक विशेष प्रकार की ऊष्मा की बात करते हैं, गुप्त ऊष्मा या लिटेंट हीट। टॉपिक हमारा ऊष्मा और हीट, और इसमें हम देखते हैं ऊष्मा या हीट में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी हम किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो वस्तु के तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन वहां पर मैंने ये भी लिखवाया कि अवस्था परिवर्तन को छोड़कर। जैसे यहां पर इस बात को समझना, जैसे मेरे पास क्या है, ये एक बर्फ है, बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है। आपको भी पता है कि अगर आप बर्फ को गर्म करोगे, यानी इसको ऊष्मा देते हैं, गर्म कर रहे हैं, ये ऊपर त्रिभुज का मतलब क्या होता है, आप इसको गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप इसको ऊष्मा देते हैं तो ये बर्फ क्या करती है, ऊष्मा अवशोषित करेगी और ये किस में बदल जाती है, जल में। यानी ठोस से किस में आ गई, द्रव में। ठोस से किस में आ गई, द्रव में। ठोस से द्रव अवस्था परिवर्तन हुआ है। अब यहां पर एक बात सुने, देखो, जब ये बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस की थी, बर्फ का तापमान था 0 डिग्री सेल्सियस। इस 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को आपने कुछ तापमान दिया तो ये पूरी की पूरी पिघल गई, और अभी भी इसका तापमान मैं चेक कर रहा हूं तो इस पानी का तापमान मुझे 0 डिग्री सेल्सियस ही मिल रहा है। तो देखो हुआ क्या कि हमने ऊष्मा दी, बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस मैंने नाप कर देखा, 0 डिग्री सेल्सियस था। फिर जल का तापमान नाप कर देखा 0 डिग्री सेल्सियस। क्या यहां तापमान में परिवर्तन हुआ, क्या नहीं हुआ। दैट मीन्स डी थीटा क्या हो गया, 0। तापमान में परिवर्तन या तापांतर तो नहीं हुआ। तो ऐसे में ऊष्मा दी है तो क्या दी गई ऊष्मा ने वस्तु का तापमान बढ़ाया, क्या नहीं बढ़ाया, यही है वो अवस्था परिवर्तन। तो अब दिमाग में एक और बात आती है कि सर आखिर वो दी गई ऊष्मा गई कहां पर। तो ध्यान रखना, अवस्था परिवर्तन के दौरान जब हम वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो दी गई ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त होती है। ये ऊष्मा वस्तु का तापमान नहीं बढ़ाती वस्तु के तापमान में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो अवस्था परिवर्तन पर, या ऐसे कहें अवस्था परिवर्तन के दौरान वस्तु को या पदार्थ को दी गई ऊष्मा उसकी अवस्था में परिवर्तन करने में सहायता करती है। पदार्थ के तापमान में परिवर्तन नहीं होता, और ऐसी ही ऊष्मा क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। सेम ऐसी ही चीज जब मैं इस, अब द्रव को भी देखो, जब मैं गर्म करूंगा, गर्म करते करते मैं मान लेता हूं द्रव का तापमान, अब जस्ट ये द्रव उबलने लग गया, यानी पानी है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लग गया। जब ये जल उबलता है तब अब हम 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको थोड़ी सी ऊष्मा और देते हैं। 100 डिग्री का जो पानी था उसको थोड़ा और गर्म किया तो हमने क्या देखा, ये वाष्प में बदल गया। ये किस में बदल गया, सीधा लिख देता हूं, वाष्प में। वाष्प बोले तो कौन सी अवस्था, गैस। ये क्या था, 100 डिग्री सेल्सियस का जल, बोले तो द्रव अवस्था में। अगेन देखो, अवस्था में परिवर्तन हुआ है, द्रव से किस में बदल गया, गैस में। तो ये द्रव से गैस में बदला, 100 डिग्री सेल्सियस का जल था और इस वाष्प का ताप नापा तो ये भी मुझे 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प लगी। यहां पर भी देखो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, क्या तापमान में परिवर्तन हुआ, क्या तापमान में परिवर्तन नहीं हुआ, यानी अगेन
डी थीटा बराबर 0। यानी हमने ऊष्मा तो दी, लेकिन क्या ये ऊष्मा इस पदार्थ का तापमान बढ़ा पाई? नहीं बढ़ा पाई। तो यहां पर भी दी गई ऊष्मा केवल क्या कर रही है? अवस्था परिवर्तन कर रही है। ये दोनों केसेस में क्या हुआ? अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, अवस्था परिवर्तन। तो अवस्था परिवर्तन चाहे ठोस से द्रव की बात करूं, चाहे द्रव से गैस की, हम ऊष्मा दे रहे हैं लेकिन पदार्थ के तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा। और ऐसा ये जो है अवस्था परिवर्तन पर, जो दी गई ऊष्मा ने पदार्थ का तापमान तो नहीं बढ़ाया लेकिन अवस्था परिवर्तन कर दिया। और ऐसी ही ऊष्मा कहलाती है गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा या इसे क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। अब चूंकि यहां पर बर्फ से जल यानी गलन की क्रिया हो रही है, तो इसे गलन की गुप्त ऊष्मा कह देंगे। ये गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, गलन की गुप्त ऊष्मा। और वहां पर क्या हो रहा है? वाष्प बन रही है, तो इसे कह देंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा और गलन की गुप्त ऊष्मा, दो प्रकार की गुप्त ऊष्माएं। दोनों ही गुप्त ऊष्माओं के बारे में ये ध्यान रखना कि दोनों ही ऊष्माएं जो हैं पदार्थ के तापमान में परिवर्तन नहीं कर रही, हाँ अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त हुई है। अब अच्छा बात करें थोड़ा सा, ये तो चलो हमने समझ लिया कि गुप्त ऊष्मा किस तरह से कार्य कर रही है। अब इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं और एक एक करके गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा को डिफाइन करता हूं। ठीक है, तो अब यहां देखें। पहले तो हम बात करते हैं गुप्त ऊष्मा की। गुप्त ऊष्मा को डिफाइन करते हैं। गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। इसमें देखें कि अवस्था परिवर्तन के समय अवस्था परिवर्तन ब्रैकेट में लिख देता हूं, ठोस से द्रव एवं द्रव से गैस। अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ को दी गई ऊष्मा इसके तापमान में, टेम्परेचर में तापमान में तो परिवर्तन नहीं करती, लेकिन ये ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में खर्च हो जाती है। लेकिन ये ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में खर्च हो जाती है।
हो जाती है। इसे ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट की हमने बात की। आगे बात करते हैं सीधा लिखता हूं, जैसे देखें, ठोस से द्रव अर्थात गलन या मेल्टिंग के दौरान, इस दौरान हम कौन सी ऊर्जा देखते हैं? गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, मेल्टिंग। और अगर मैं बात करूं द्रव से गैस, ऊपर अपन ने ब्रैकेट में लिखा है अवस्था परिवर्तन, द्रव से गैस, यहां पर हम ऊष्मा दे रहे हैं। ठीक है, इसका भी तापमान T, इसका भी तापमान T, इसका भी तापमान T1 कर देते हैं, इसका भी तापमान T1 कर देते हैं। यानी ऊष्मा तो दे रहे हैं, लेकिन क्या तापमान बदला? क्या नहीं बदला। द्रव से गैस अर्थात वाष्पन, वेपोराइजेशन, के दौरान इसे कह देंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो गुप्त ऊष्मा की बात हमने की, परिभाषा देखा, और परिभाषा के आधार पर हमने इसके दो प्रकार भी देखे। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से बर्फ, या अगर हम जल की बात करें या जल से वाष्प की बात करें, तो किस प्रकार से हमें ये गुप्त ऊष्मा, दोनों प्रकार की, जो गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है, उसके बारे में बात करते हैं। देखें, सबसे पहले मैं आपके सामने जो गलन की गुप्त ऊष्मा है, गलन की गुप्त ऊष्मा यानी बर्फ से जल बनने के दौरान जो गलन की गुप्त ऊष्मा प्रयुक्त होती है, उसके बारे में बात करता हूं। गलन की गुप्त ऊष्मा, इसको मैं ऐसे रिएक्शन भी यहां लिख देते हैं। जैसे एक तरफ मैं लिख देता हूं बर्फ, और मैं दूसरी तरफ लिख लेता हूं जल। ये हो गया द्रव, ये बर्फ हो गई ठोस। अब मुझे यहाँ पर कुछ ऊष्मा देनी है। ये जो ऊष्मा क्या कहलाएगी? गलन की गुप्त ऊष्मा। दोनों के तापमान क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, इसका भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इनके द्रव्यमानों की बात करूं तो ये 1 ग्राम है, 0 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम, और ये
0 डिग्री सेल्सियस का 1 ग्राम पानी है। 1 ग्राम बर्फ किस में बदल रही है? 1 ग्राम पानी में। तो मुझे 0 डिग्री सेल्सियस की 1 ग्राम बर्फ इसमें मुझे 0 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम जल में बदलना है, तो मुझे यहाँ कुछ ऊष्मा देनी पड़ती है। अब ये जो ऊष्मा है मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो मेरे पास ये ऊष्मा आती है 80 कैलोरी। अब सुनना देखो, 1 ग्राम बर्फ जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, इसे मुझे 1 ग्राम के जल जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, इसमें अगर कन्वर्ट करना है तो मुझे बर्फ को और एक्स्ट्रा ऊष्मा देनी पड़ेगी। कितनी? 80 कैलोरी। यानी 80 कैलोरी प्रति ग्राम। इतनी ऊर्जा अगर मैं इस बर्फ को देता हूँ प्रति ग्राम, यानी 1 ग्राम के लिए कितनी? अगर ये ग्राम मैंने 1 इसलिए लिखा ताकि ये 80 ही आए, अगर मैं बर्फ की मात्रा बढ़ा दूंगा तो मुझे ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी भाई। तो ये जो ऊष्मा आई है आपके पास क्या है? 80 कैलोरी। किसके लिए? 1 ग्राम के लिए। यही क्या कहलाती है? गलन की गुप्त ऊष्मा बर्फ के लिए। ठीक है, तो लिख सकता हूं देखो यहां पर। अब यहां पर देखो क्वेश्चन बनेंगे किस किस तरह से। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 1 ग्राम बर्फ में ज्यादा ऊष्मा है या 1 ग्राम जल में, तो सीधा सा देखो 1 ग्राम बर्फ को, इसमें ऊष्मा कम थी, इसमें मैंने थोड़ी और ऊष्मा दे दी, और ये इतनी ऊष्मा अवशोषित किसने की? बर्फ ने, और ये किसमें बदल गई? जल में। यानी अब जल में क्या है? थोड़ी ऊष्मा ज्यादा है, और जब ऊष्मा ज्यादा होती है तो थोड़ा सा गर्माहट का एहसास होता है, या ऐसे कह दूंगे तापमान कम लगेगा। अब कई बार क्वेश्चन जैसे बनता है कि 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस के जल की तुलना में ठंडी होती है। इसका कारण ये ही है क्योंकि इस 0 डिग्री सेल्सियस की जो बर्फ है, इसमें इस द्रव की तुलना में कुछ ऊष्मा या कुछ ऊर्जा में क्या है? कमी है। इतनी एक्स्ट्रा ऊष्मा हमने दी किसको? बर्फ को, तो ये किस में बदल गई? जल में। इसलिए जल में अतिरिक्त ऊष्मा, इसलिए जल बर्फ की तुलना में, भले ही दोनों का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस का जो जल है वो थोड़ा गर्म लगेगा। गर्म का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत गर्म लगेगा। हाँ, इसकी तुलना करूं अगर मैं बर्फ से, तो बर्फ की तुलना में, या ऐसे कह सकते हैं कि बर्फ ज्यादा ठंडी लगती है और जल कम ठंडा लगता है। इसका कारण ये था गुप्त ऊष्मा। तो अब यहां पर देखो मैं लिख देता हूं कि 0 ये तो अपन ने चलो इसमें लिख दिया। अब यहां पर मैं वो कारण लिख देता हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस की 1 ग्राम बर्फ की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस की 1 ग्राम बर्फ की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थित 1 ग्राम जल कम ठंडा लगता है। या कम ठंडा होता है क्योंकि जल में गुप्त ऊष्मा के रूप में, या ऐसे लिख सकते हैं, जल में गलन की गुप्त ऊष्मा के रूप में गलन की गुप्त ऊष्मा के रूप में 80 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा अधिक होती है। एक बहुत बड़ी चीज इस लाइन में आ चुकी है, अधिक होती है। बहुत बड़ी चीज इस लाइन में क्या आ गई ये देख लो। गुप्त ऊष्मा कितनी एक्स्ट्रा है? ये 80 कैलोरी प्रति ग्राम। गुप्त ऊष्मा का मात्रक लिख दिया है मैंने। केवल ऊष्मा की बात करूं तो कैलोरी, लेकिन गुप्त ऊष्मा की बात करूंगा तो कैलोरी प्रति ग्राम। ये इस गुप्त ऊष्मा का मात्रक है, आगे मैं बता भी दूंगा, इसको सिद्ध भी कर दूंगा, देखो। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम बर्फ की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थित जल कम ठंडा होता है।
क्योंकि जल में गलन की गुप्त ऊष्मा के रूप में 80 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा अधिक होती है। इसी अतिरिक्त ऊर्जा के कारण ऊष्मा ऊर्जा लिख देते हैं। इसी अतिरिक्त ऊष्मा ऊर्जा के कारण जल कम ठंडा लगता है। जल कम ठंडा लगता है। ठीक है, तो ये जल तो हो गया कम ठंडा। सेम यही बात करें गलन की गुप्त ऊष्मा के बाद में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की तरफ लेके चलता हूं। वहां पर भी हम यही देखेंगे कि अवस्था परिवर्तन होगा। वाष्पन में क्या होगा, द्रव किस में बदलेगा, वाष्प में। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा इसमें हम वही 100 डिग्री सेल्सियस के बाद 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प की बात करेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस का जल किस में बदलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प में। तो गलन की गुप्त ऊष्मा के बाद आगे बात करता हूं मैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसमें हम देखते हैं भाई जिस तरह से आपने यहां पर पिछली स्लाइड में बर्फ से जल देखा, अब मैं जल से आगे और गर्म करूंगा जल को, और जल से मैं क्या बनाऊंगा, वाष्प। ठीक है, तो देखें जल 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम जल और इसका तापमान था 100 डिग्री सेल्सियस। इससे मुझे बनानी है वाष्प। ये वाष्प भी कितनी है, 1 ग्राम, और 1 ग्राम वाष्प इसका भी तापमान है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर निश्चित रूप से मुझे ऊष्मा तो देनी पड़ेगी, ये अवस्था परिवर्तन के लिए ऊष्मा तो देनी पड़ेगी। तो 1 ग्राम जल जो 100 डिग्री सेल्सियस पर है वो 1 ग्राम वाष्प में बदल रहा है, वह भी 100 डिग्री सेल्सियस पर है। तो यहां पर हम ऊष्मा दे रहे हैं लेकिन तापमान में वृद्धि नहीं हुई। यानी इस जल में और इस वाष्प में अगर मैं तुलना करूं तो कुछ ऊष्मा एक्स्ट्रा जा रही है, और ये ऊष्मा कितनी है, 1 ग्राम है, तो सीधा लिख रहा हूं 536 कैलोरी प्रति ग्राम। इतनी ऊष्मा जब मैंने 1 ग्राम जल को दी, 100 डिग्री सेल्सियस वाले जल को, तो ये 1 ग्राम बर्फ में बदल गया, उसका तापमान भी 100 डिग्री सेल्सियस। दोनों की तुलना करूं जल और वाष्प की, तो दोनों में ज्यादा ऊष्मा किसमें है, इस वाष्प में। 1 ग्राम वाष्प में कितनी ऊष्मा ज्यादा है, 536 कैलोरी। अगर यही वाष्प ज्यादा हो, 1 ग्राम से ज्यादा हो, यानी 10 ग्राम, 100 ग्राम, तो इंटू कर दो 536 से, यानी प्रति ग्राम जो कैलोरी के रूप में ऊष्मा है वह कितनी है, 536 वाष्प में एक्स्ट्रा है। जब वाष्प में एक्स्ट्रा ऊष्मा है तो चाहे 100 डिग्री सेल्सियस के दोनों ही हैं, जल और वाष्प दोनों ही 100 डिग्री सेल्सियस पर है, लेकिन इस वाष्प में अतिरिक्त ऊष्मा है। इसी कारण 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प से जलना ज्यादा घातक होता है 100 डिग्री सेल्सियस के जल की तुलना में, क्योंकि वाष्प में एक्स्ट्रा हीट थी। ये तो केवल 1 ग्राम वाष्प में इतनी एक्स्ट्रा हीट है। अगर 1 किलो पानी होता उसकी, या 1 किलो पानी की वाष्प होती, तो सोचो कितनी ऊष्मा होगी, कितनी ऊर्जा होगी। और ये ही ऐसी ऊष्मा ऊर्जा ही तो जब इंजन जैसे भारी वाहन की भी गति करा देती है। तो ऊष्मा में जब वाष्पीकरण होता है, या ऐसे कह सकते हैं जब पानी को उबालते हैं,
किस में बदलता है? वाष्प में। और वो इस वाष्प में इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है इस 1 ग्राम जल की तुलना में। तो जिस तरह से हमने पीछे गलन की गुप्त ऊष्मा में लिखा ये कि किस तरह से बर्फ ज्यादा ठंडी लग रही है, अब मैं लिखूंगा कि क्यों पानी की वाष्प ज्यादा गर्म लगती है। भाई पीछे अपन ने यही लिखा ना कि 0 डिग्री सेल्सियस की 1 ग्राम बर्फ की तुलना में ये कम ठंडा लगता है। अब अपन बात करेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस के जल की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प से जलना, अपन घटना के रूप में भी लिख सकते हैं इसे, से जलना ज्यादा हानिकारक होता है। क्योंकि वाष्प में गुप्त ऊष्मा के रूप में (536) कई जगह 540 भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 540 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा ज्यादा पाई जाती है। ज्यादा पाई जाती है। पाई जाती है तभी तो ज्यादा, भाई ज्यादा ऊष्मा इसीलिए, दोनों भले ही सेम टेम्परेचर के थे लेकिन ऊष्मा ज्यादा किस में है? वाष्प में। और ये क्या कहलाई? गलन की, सॉरी, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो चाहे मैंने वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कही चाहे मैंने गलन की गुप्त ऊष्मा कही, दोनों में देखो कैलोरी प्रति ग्राम। अब मैं इस गुप्त ऊष्मा के बात करता हूं फॉर्मूले की, मात्रक की और विमा की। तो ये गलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा आ गई। अब मैं यहां पर बात करता हूं आपके सामने गुप्त ऊष्मा को हमने डिफाइन तो कर दिया, गुप्त ऊष्मा को अब गणितीय रूप में बताता हूं। अब देखो मैंने आपको ये बताया कि फॉर्मूले से मात्रक निकाल सकते हैं। अब मैं मात्रक से फॉर्मूला निकाल रहा हूं। मात्रक क्या था? कैलोरी। कैलोरी बोले तो क्या हो जाएगा? क्यू, भाई ऊष्मा दी गई या अवशोषित की गई ऊष्मा, क्यू से डिनोट कर देंगे। ऊपर क्या था? कैलोरी प्रति ग्राम था ना, यानी नीचे द्रव्यमान एम आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगी? ये गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट को, लेटेंट हीट एल से इसको डिनोट कर देते हैं, एल से लेटेंट हीट। तो क्यों ये जो दी गई ऊष्मा बटा द्रव्यमान। अब देखो ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, यहीं से देखो अब हम मात्रक निकाल लेते हैं। जो अभी अपन ने लिखा है वापस इससे भी मात्रक निकाल सकते हैं, वापस उल्टा चल रहे। ऊपर ऊष्मा कैलोरी, नीचे ग्राम, कैलोरी प्रति ग्राम। विमा निकाल लें। देखो ऊष्मा क्या एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ऊर्जा की विमा क्या होती है? mL2T-2 बटा द्रव्यमान क्या हो जाएगा? m। भाई द्रव्यमान ग्राम या किलोग्राम में लिखते तो भी विमा तो m ही आती, ठीक है। द्रव्यमान का m लिख दिया, ऊपर ऊर्जा, ऊर्जा की विमा पहले बताई है मैंने आपको, mL2T-2। तो अब यहां बात करें, m से m कट जाएगा, बचेगा क्या? केवल
L2T-2, ये किसकी विमा हो गई? गुप्त ऊष्मा की विमा। डायमेंशन ऑफ लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा की विमा। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा परिभाषा देख ली, मात्रक देख लिया, विमा देख लिया और इसके एप्लीकेशन की बात कर ली। इसी के साथ आपके गुप्त ऊष्मा वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। और गुप्त ऊष्मा के बारे में ये हमेशा मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान रखना, दी गई ऊष्मा जो तापमान में परिवर्तन नहीं कर रही, केवल अवस्था परिवर्तन में सहायता कर रही है, इसे हम क्या कहेंगे? गुप्त ऊष्मा कहेंगे। तो ऊष्मा के बारे में हमने पढ़ा, विशिष्ट ऊष्मा की बात की और अब गुप्त ऊष्मा की भी बात कंप्लीट हो गई। अब थोड़े से न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल जहां बनने की संभावना रहती है। यहां तक अभी तक कोई विशेष न्यूमेरिकल की बात नहीं, लेकिन अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम बात करते हैं मिश्रण का तापमान, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। मिश्रण का तापमान, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डेल्टा क्यू बराबर m गुणा एस गुणा डी थीटा। ये बताया था मैंने आपको। क्या? दी गई ऊष्मा m गुणा एस गुणा डी थीटा, जहां m है पदार्थ का द्रव्यमान, s है पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा और डी थीटा क्या है? जब ऊष्मा दे रहे हो तो उसके तापमान में कितना परिवर्तन आए, ये डी थीटा बताएगा। तो यहां पर देखो मैं आपके सामने कोई दो पात्र हैं, इन दो पात्र में मैंने मान लिया अलग अलग द्रव्य भरे हैं। जो पहला पात्र है, पात्र इसको A मान लेता हूं और इस दूसरे पात्र को B मान लेता हूं। पहले पात्र में जो द्रव भरा हुआ है इसका द्रव्यमान मैं मान लेता हूं Ma हो गया। ठीक है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा हो गई Sa हो गया। स्पेसिफिक हीट C से भी डिनोट कर देते हैं, गैसों के लिए नॉर्मली हम C से डिनोट करते हैं, बाकी S से भी डिनोट कर सकते हो। और जब हम इसको आगे बात करेंगे, इसका तापमान मैं मान लेता हूं क्या है? थीटा A है। ठीक है, A पात्र में जो द्रव भरा उसका द्रव्यमान Ma, इसकी विशिष्ट ऊष्मा Sa और इसका तापमान क्या है? थीटा A। अब मैं बात करता हूं B की तरफ चलते हैं। तो B वाले पात्र में भी एक द्रव भरा हुआ है, इसका द्रव्यमान हो जाएगा Ma, विशिष्ट ऊष्मा Sa और इसका तापमान हो जाएगा थीटा A। सॉरी, A क्यों लिखा? B लिखना था। चलो, द्रव्यमान हो गया Mb, विशिष्ट ऊष्मा हो गई Sb और तापमान हो गया थीटा B। ठीक है, तो मिश्रण का तापमान अब हम क्या करेंगे? दोनों को मिलाएंगे तभी मिश्रण बनेगा। अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो मुझे इन दोनों को मिलाने पर जो मिश्रण बनेगा, ठीक है, उस मिश्रण का तापमान कितना होगा ये पता करना है। तो जब भी हम इन दोनों को मिलाएंगे, इनका जो मिश्रण होगा, A और B दोनों को मिलाया तो मिश्रण जो है, इस मिश्रण का ताप मान लेता हूं क्या है? थीटा M। मिक्सचर M से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, अब ये थीटा M कितना होगा इसका तो सीधा फॉर्मूला लिख देंगे अपन, लेकिन एक बात सोचने की क्या है, मान लेता हूं थीटा A थीटा B से ज्यादा, यानी ये A जो है ना, A वाला जो विलयन है या A वाला जो पदार्थ है थीटा A, ये ज्यादा गर्म है किससे? B वाले द्रव से। थीटा A इज ग्रेटर देन थीटा B,
यानी ये ज़्यादा गर्म है, ये ठंडा है। अब आपको भी पता है, देखो जैसे अभी तो ठंड का टाइम है, गीज़र वगैरह में क्या होता है, पानी आता है दो नल से, एक तरफ से गर्म एक तरफ से ठंडा। कई बार वो आ जाता है बीच में, वो बैलेंस करने वाला कि ठंडा और गर्म दोनों को कर देता है। खैर, ऐसे मान लीजिए एक तरफ ये नल लगा हुआ है गर्म पानी का नल लगा हुआ है, और एक तरफ ठंडे पानी का नल लगा हुआ है। ये अब दोनों नलों से जब इस बाल्टी में पानी आएगा, यानी बाल्टी के अंदर जो मिश्रण बना दोनों का, ये मिश्रण का तापमान इस ठंडे वाले से तो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, यानी ये जो पानी में बाल्टी में पानी भरा हुआ है, इस बाल्टी में बकेट में जो पानी भरा, इसका तापमान जो ठंडा पानी था उससे तो ज्यादा गर्म है वो, लेकिन इस गर्म पानी की तुलना में उसका तापमान क्या होगा, कम होगा। यानी गर्म पानी की तुलना में तो ये ठंडा है, और इस ठंडे पानी की तुलना में ये क्या है, गर्म है। तो वहां पर देखो थीटा ए थीटा बी का मतलब क्या, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो जो मिश्रण बनेगा ना, मिश्रण का तापमान इन दोनों के बीच का होगा। यानी वो थीटा ए से तो होगा कम, और थीटा बी से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, ताकि आपको जब कई बार न्यूमेरिकल करो तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि यार मेरा आंसर सही तो आया है ना। जैसे आपको इन सब की वैल्यू दे दी, और अगर आपका आंसर इस गर्म और इस ठंडे के बीच के तापमान का नहीं आ रहा ना, यकीन मानना आपका क्वेश्चन या आंसर जो है वो आपने गलत निकाला है। तो फॉर्मूला सीधा बता रहा हूं, देखो मिश्रण का तापमान थीटा एम क्या होगा, मिश्रण का तापमान थीटा एम बराबर नीचे लिख देता हूं, थीटा एम बराबर एम ए, वही देखो एम एस डी थीटा से ही मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, एम एस डी थीटा से ही सॉल्व करूंगा। एम ए एस ए थीटा ए प्लस एम बी एस बी थीटा बी अपॉन एम ए एस ए प्लस एम बी एस बी। यानी मिश्रण का तापमान दोनों मिश्रणों के अलग अलग, एक तरह से हमने एम ए एस ए थीटा ए प्लस एम बी एस बी थीटा बी अपॉन एम ए एस ए प्लस एम बी एस बी, इस तरह से। अब यहां पर आपको क्वेश्चन में इन सब की वैल्यू देगा और मिश्रण का तापमान पूछेगा। किस तरह से, ऐसा इस पर आधारित एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये फॉर्मूला कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, दिख रहा है बड़ा, लेकिन अपन पहले जो पढ़ चुके हैं डेल्टा क्यू बराबर एम एस डी थीटा, उसी पर आधारित किया है। ठीक है, तो ये आपके पास मिश्रण के तापमान का फॉर्मूला आ गया। अब इस पर आधारित न्यूमेरिकल में करवा देता हूं, जिसमें हम दो अलग अलग जल के नमूने लेंगे और उन्हें आपस में मिलाएंगे, तो तापमान कितना होगा। तो आगे बात करते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखें अब कि 5 ग्राम जल जिसका तापमान 40 डिग्री है, जिसका तापमान 40 डिग्री है, इसे 20 ग्राम जल जिसका तापमान
15 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस है, इसके साथ मिलाते हैं, इसके साथ मिलाएं तो मिश्रण का तापमान कितना होगा, ये पूछा है आपसे। यानी देखो, हमेशा मैं बताता हूँ न्यूमेरिकल का तरीका, पहले एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि पूछ कहाँ से रहा है, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। आपने पढ़ा 5 ग्राम जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, इसे 20 ग्राम जल जिसका तापमान, ठीक है, जिसका तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, इसके साथ मिलाएं तो मिश्रण का तापमान कितना होगा। अब देखो, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये दो द्रव हैं ए और बी, ठीक है, यानी जल के दो नमूने, एक तरफ ए एक तरफ बी। जो पहला ए वाला नमूना है, इसका द्रव्यमान एम ए कितना दे रखा है। अब देखो, एक एक करके पढ़ोगे इसे, रुक रुक कर इस क्वेश्चन को, तो जो सारी चीजें दे रखी है वो आपको लिखना है। यानी एम ए कितना है 5 ग्राम, थीटा ए कितना है जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, ये लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस। अब चूंकि देखो जल है, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा हम कितनी मानते क्या होती ही कितनी है, एक, ठीक है, एक, भाई अपन ने बात की थी ना डेल्टा क्यू बराबर एम एस डी थीटा, लास्ट क्लास में इससे बात की थी। जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा, तो 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये कितनी होती है, एस ए 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब यहां जो बी वाला नमूना है, ये भी है तो जल ही, लेकिन इसका द्रव्यमान एम बी कितना दे रखा है, देखो इसे 20 ग्राम जल, ये लिख दिया 20 ग्राम जल जिसका तापमान यानी थीटा बी कितना है 15 डिग्री सेल्सियस के साथ मिला दिया। अभी भी ये भी देखो है तो जल ही, तो इसकी भी विशिष्ट ऊष्मा तो 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस ही लेंगे। यानी अब हम बात करें, इन दोनों को मिला देते हैं, तो हमारे पास जो सूत्र था थीटा मिक्सचर, वो क्या कहता है, एम ए एस ए थीटा ए प्लस एम बी एस बी थीटा बी अपॉन एम ए एस ए प्लस एम बी एस बी। वैल्यूज सब इधर दे रखी है आपको बस मान रखना है और आंसर निकालना है। यानी थीटा मिक्सचर कितना होगा, देखो एम ए कितना है 5 गुणा एस ए विशिष्ट ऊष्मा कितनी है 1 गुणा थीटा ए कितना है 40 प्लस एम बी कितना दे रखा है 20 गुणा विशिष्ट ऊष्मा 1 जल ही है और तापमान कितना है थीटा बी 15 डिग्री सेल्सियस अपॉन एम ए एस ए, एम कितना है 5 विशिष्ट ऊष्मा 1 प्लस एम बी कितना है 20 गुणा विशिष्ट ऊष्मा इसकी भी 1। सॉल्व करेंगे तो थीटा मिक्सचर कितना आ जाएगा, देखो 5 इंटू 40 कितना होगा 200 और इधर 15 इंटू 20 कितना होगा 300, ठीक है, 5 इंटू 40 200 प्लस 15 इंटू 20 कितना हो जाएगा 300 अपॉन 5 इंटू 1 और 20 इंटू 1, 5 और 20 जोड़ देंगे दोनों को कितना आ जाएगा 25। 200 और 300 कितना हो गया 500 बटा 25। आंसर कितना आया 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। और मैंने कहा था कि आपका जो मिक्सचर का तापमान दोनों के बीच का आना चाहिए। देखो ये था 40 का, ये था 15 का, आंसर आया 20, बीच का आया है, यानी आपका आंसर सही है। खैर आंसर वैसे भी देख लो, फॉर्मूले में जो जो चीज़ें दी है उनका मान रखो और वैल्यू रखने के बाद आपको सीधा आंसर मिल जाएगा।
तो आंसर ये मिश्रण का तापमान यहाँ पर कितना हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, 500/25, लास्ट में क्या बचा 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये 20 डिग्री सेल्सियस आपके मिश्रण का तापमान होता है। ठीक है, तो अब मिश्रण के तापमान पर आधारित ऐसे न्यूमेरिकल्स कुछ अगर यहाँ पर डेटा चेंज कर दें और पानी की जगह कोई दूसरा द्रव अगर एग्जामिनर देता है या मैं देता हूँ, तो वहाँ पर मुझे विशिष्ट ऊष्मा बतानी पड़ेगी। यहाँ तो विशिष्ट ऊष्मा नहीं बताया, तो हमें पता है पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं, इस तरह से मिश्रण का तापमान पूछे तो बता सकते हैं। गुप्त ऊष्मा इस मिश्रण के तापमान के बाद अब हम दैनिक जीवन में जब ऊष्मा की बात करते तो ऊष्मीय प्रसार एक बड़ी परिघटना है। ऊष्मीय प्रसार या थर्मल एक्सपांशन जो होता है हमारे दैनिक जीवन में बड़ी घटना है। कैसे भाई, सीधी सी बात है, ऊष्मा पाकर पदार्थ फैलने लगते हैं, पदार्थ के आयतन में क्या होती है वृद्धि होती है। ऊष्मीय प्रसार यही है। होता क्या है देखो, अगर जैसे मैं बात करूं एक कोई ये ठोस है, ठोस पदार्थ है, पदार्थ छोटे छोटे अणुओं परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब देखो, अब इस ठोस को मैंने क्या दी, थोड़ी सी ऊष्मा दी, इसको ऊष्मा या हीट दे रहा हूं। ऊष्मा या हीट देने से क्या होंगे, इसके जो ये अणु थे ये ऊष्मा अवशोषित करेंगे। ऊष्मा अवशोषित करके देखो, इन्होंने जैसे ऊष्मा अवशोषित की तो धीरे धीरे ऊष्मा पाकर ये कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेशन करने लगेंगे, और ये क्या करेंगे, आसपास के अणुओं से टकराकर थोड़ा इनके बीच में, दो परमाणुओं के बीच में, दो अणुओं के बीच में जो दूरी होगी वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो जब परमाणुओं के बीच में अंतर परमाणविक दूरी बढ़ने लगती है तो अब इसका थोड़ा सा आयतन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी ये जो ठोस था इसमें क्या हो गया, प्रसार हो गया, आयतन बढ़ गया। इसे ही हम क्या कहते हैं, ठोसों का, या सॉरी, इसे ही हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। तो जब हम किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो उस पदार्थ के परमाणु ऊर्जा अवशोषित करके कंपन करने लगते हैं, जिससे इन परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ने लगती है और धीरे धीरे पदार्थ के आयतन में वृद्धि होती है। इसे ही क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। लिख सकते हैं। और मेन बात है, इनके जो दैनिक जीवन में उदाहरण आते हैं, चाहे वो रेल की पटरियों को बिछाते समय उनके बीच में गैप छोड़ना, चाहे दो खंभों के बीच जब तार बांधते हैं तो उनको थोड़ा ढीला बांधते हैं, क्योंकि जब ऊष्मा देते हैं तो प्रसार होगा, जब अगर वायुमंडल में या तापमान कम हो गया यानी ऐसे में वो ऊष्मा उत्सर्जित भी करेंगे। तो तापमान बढ़ाने पर जब प्रसार हो रहा था तो तापमान कम होने पर उनमें वापस संकुचन भी तो हो सकता है। ठंड में वे तार यानी सर्दी के मौसम में दो खंभों के बीच के तार टूटे नहीं, इसलिए जब उनको बांधते हैं तो थोड़ा ढीला बांधते हैं। तो ये सभी ऊष्मीय प्रसार के ही उदाहरण हैं। कांच की ग्लास में जब हम गर्म पानी डाल देते हैं, एकदम से बहुत तेज गर्म पानी डालते हैं तो वह टूट जाता है, वो ऊष्मीय प्रसार के कारण ही होता है। तो ऊष्मीय प्रसार क्या है, बात करते हैं। ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन ऊष्मीय प्रसार या थर्मल एक्सपांशन क्या कहता है, देखें। जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो पदार्थ के परमाणु ऊष्मा अवशोषित कर
कंपन करने लगते हैं, कंपन वाइब्रेशन करने लगते हैं। करने लगते हैं जिससे दो परमाणुओं के बीच की दूरी की अंतर परमाणविक दूरी, पूरा लिख देते हैं, अंतर परमाणविक दूरी बढ़ने लगती है, जिससे पदार्थ के आयतन में भी वृद्धि होती है। इसे ही ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपांशन कहते हैं। ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपांशन कहते हैं। और इसके उदाहरण देखते हैं। भी थ्योरेटिकल टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक, ध्यान रखें इसका। एग्जाम्पल देखें दैनिक जीवन में इसके अनुप्रयोग, तो लिख सकते हैं रेल की पटरियां, रेलवे ट्रैक, रेल की पटरियां बिछाते समय उनके बीच कुछ दूरी रखते हैं या कुछ जगह रखते हैं। दूरी का मतलब ऐसे नहीं 1-1 मीटर दूरी पर रख दिए, ठीक है, कुछ जगह रखी जाती है। भाई गैप रखेंगे तो क्या होगा, अगर गर्मी में एक्सपांशन हुआ भी, वो फैली भी, तो क्या होगा, वो जो थोड़ा सा गैप रखेंगे उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे। अदरवाइज क्या होता, बिल्कुल टाइट टाइट बांध देते तो उसमें प्रसार तो होता, तो फिर ये जो रेलवे की ऐसी पटरियां थी, हो सकता है ये इस तरह से इनमें बैंड आ जाता, विकृत हो जाती। इसलिए पहले से ही हमने क्या किया, थोड़ा सा गैप रखा इनके बीच में, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, ताकि जब अगर एक्सपांशन हो भी तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाएं, पटरी सेफ रहेगी। और भी देखते हैं इसके उदाहरण। बिजली के पोल पर, खंबे पर तार बांधते समय उन्हें कुछ ढीला रखा जाता है, उन्हें कुछ ढीला रखा जाता है। थोड़ा ढीला रखेंगे तो क्या होगा, अगर ढीला बांधा है, अब क्या होगा, ठंड में वे वापस सिकुड़ ना जाए, यानी थोड़ा सा उनकी लंबाई में कमी आएगी ठंड में। तो अगर बिल्कुल हम टाइट बांधते तो क्या होता, जब ये ठंड पड़ती तो ये दोनों तरफ से खिंचाव होता, साइज में थोड़ी सी कमी आती, आयतन में कमी होती, इस वजह से वो टूटने का डर रहता। लेकिन अब आपके पास ये तार टूटने का डर नहीं रहेगा। और भी इसका देखते हैं, कांच के
पात्र में अत्यधिक गर्म द्रव डालने पर इसका टूट जाना क्या होता है। देखो, जब हम किसी गर्म पदार्थ को, मान लिया कांच की ग्लास में डाला हमने, तो ये जो कांच था कुछ इसकी थिकनेस होगी, थोड़ा सा मोटा तो हो गई, ठीक है, कागज के जैसा तो होगा नहीं, थोड़ा पतला होगा। जैसे ही हमने इसमें गर्म पदार्थ डाला तो क्या हुआ, ये अंदर वाली जो सतह थी ये तुरंत गर्म होकर क्या होती है, प्रसारित होती है चारों ओर। और बाहर वाली जो सतह थी वो इतना एकदम से क्या कह सकते हैं, गर्म नहीं हुई, उसके आयतन में तो प्रसार नहीं हुआ। यानी एक तरह से दोनों सतहें अलग अलग गर्म हुई, अंदर वाली ज्यादा गर्म होकर प्रसारित होने लगी, और जैसे ही अंदर वाली गर्म होकर ज्यादा प्रसारित होने लगी, बाहर वाली में अभी प्रसार नहीं हुआ, तो क्या हुआ, ये अंदर से बाहर वाली दीवार पर प्रेशर लगेगा और क्रैक आ जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं कि वो ग्लास टूट जाता है। तो ये हमने ऊष्मीय प्रसार के उदाहरणों की भी बात की। डेली लाइफ में ऊष्मीय प्रसार के उदाहरण या इनके जो हम कारण देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि अक्सर इस प्रकार से ये पदार्थ जो होते हैं इनमें परिवर्तन ऐसा ऊष्मा के कारण हम देखते हैं। तो ये ऊष्मीय प्रसार और इसके उदाहरणों की बात की। तो ऊष्मीय प्रसार, गुप्त ऊष्मा, और हमने बात की मिश्रण के तापमान की, ठीक है। तो ध्यान रखें, ऊष्मीय प्रसार के उदाहरण कई बार पूछ लेते हैं कि ऐसा किस कारण से होता है, तो इसका कारण ऊष्मीय प्रसार। तो ये बात कंप्लीट हुई, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।